तो आप सभी का स्वागत है हमारे केमिस्ट्री के नए वीडियो लेक्चर में। अभी हम आपको बता दें, जानकारी के लिए बता दें कि अभी आपको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 का सब बेसिक टैक्टिक्स। और अभी आपको जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं तो हमारा आज का टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। आइसोमेरिज्म, है ना, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह का होता था, पहले पढ़ाए हुए हैं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। और आज हम आपको टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं नया जो है। बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है कि ज्योमेट्रिकल एक ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल की कहानी को हम खत्म कर दिए हैं, है ना। आज हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का जो नया टॉपिक है आइसोमेरिज्म है, वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो आपके बीच आज डिस्कस करेंगे। और इसका काफी इस्तेमाल है। ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो आज आपको पढ़ाने वाले हैं, आगे आने वाले क्लास 12 में जब आप जाएंगे, 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से खत्म होगा, उसके बाद जब आप 12वीं क्लास में जाएंगे, आपको जानकारी के लिए बता दें 12वीं क्लास में 2 एनसीईआरटी का बुक आता है क्लास 12 का केमिस्ट्री के लिए। उसमें एक एनसीईआरटी पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पता होना चाहिए आपको। एक एनसीईआरटी पूरा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो पढ़ा है ये सब का इस्तेमाल होगा। ये जो पढ़ा रहे हैं 11th में जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे पूरा का पूरा उसका इस्तेमाल होगा 12वीं क्लास में। बिना 11वीं का 12वीं आप नहीं पढ़ सकते, समझ में आ रहा है। इसलिए आपको हम पूरा 11th क्लास का बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगे ताकि 12वीं में किसी भी तरह का दिक्कत ना आए, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आए, समझ में आ रहा। तो ये जो आपको इससे इंपोर्टेंस ये है कि जितने भी चीज अभी 11th में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो पढ़ाएंगे आपको 12 में काम आएगा। इसका बेसिक चीज जो है 12 क्लास में हर चैप्टर में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। तो मैं जेपी सर आपको फिर आगे ले चला हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल वर्ड का मतलब क्या होता है, लाइट। ऑप्टिकल एक ऑप्टिक्स, देखो इससे टॉपिक भी निकलता है फिजिक्स में। ऑप्टिक्स फिजिक्स पढ़ोगे 12वीं क्लास में। 12वीं क्लास में फिजिक्स में टॉपिक है ऑप्टिक्स। चैप्टर का क्या नाम रहेगा, ऑप्टिक्स। दो तरह का है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। दो चैप्टर तुमको मिलेगा 12वीं क्लास में फिजिक्स में। ऑप्टिक्स का 2 चैप्टर, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स। दोनों में लाइट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, लाइट के बारे में। क्या पढ़ना है, 10वां क्लास में भी तुम प्रकाश के बारे में पढ़ा था। लाइट मतलब क्या था, प्रकाश। 10वां में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। नाम देखो फिर से तुमको बारे में पढ़ना। 10वां में तुमने जितने भी चैप्टर पढ़े वो सब फिर 12वीं में याद रखो। 9वां का चीज 11वीं में काम आता है, 10वां की चीज कहाँ काम आता है। जिस क्लास में तुम जाने वाले हो 12वीं में, तो पूरा का पूरा 10वां क्लास काम आएगा। 10वां का पूरा केमिस्ट्री, 10वां का पूरा फिजिक्स, 10वां का पूरा बायोलॉजी, 10वां का पूरा मैथ, पूरा हूबहू मिलेगा तुमको। बस ये रहेगा 12वीं में थोड़ा ज्यादा पढ़ना रहेगा, 10वां में थोड़ा इतना पढ़ना। इसमें थोड़ा कंपटीशन भी है, बोर्ड भी, बहुत चीजें। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप पढ़ाते क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, तो ये बोलेगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या क्या जरूरी शर्त है। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फार्मूला। शुरुआत से ही बोल रहे हैं आइसोमेरिज्म होगा, आइसोमेरिज्म होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, उसका सेम होगा। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम। और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होना चाहिए और स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए पहला कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर फार्मूला। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन डिफरेंट रोटेशन इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो एक तरह का लाइट होता है जिसको बोलते हैं पीपीएल। क्या बोलते हैं, पीपीएल। एक लाइट है प्रकाश, इसका नाम है पीपीएल। पीपीएल का पूरा नाम होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। का नाम होता है पीपीएल का, प्लेन पोलराइज्ड। तो जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में किसी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स को डालते हैं तो उसका अलग अलग तरह का रोटेशन होता है, रोटेट करता है। रोटेट मतलब समझता है, घूमता है। जैसे घड़ी का सुइया देखो 2 तरीके से घूमता है, क्या होता है, क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी का सुइया ऐसे घूमता है, देखते हो ऐसे घड़ी का, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा। तो कह रहा है इसका अलग अलग तरह का रोटेशन होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स का, किसमें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में यानी पीपीएल में। देखो क्या लिखा है, व्हेन पीपीएल इज पास थ्रू एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जब किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास करवाते हैं तो वहां पे इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स का अलग तरह का रोटेशन देखा जाता है, अलग तरीके से रोटेट करता है। कोई भी चीज दुनिया में 2 ही तरीके से रोटेट करता है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुइया के जैसा, या एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसका जस्ट उल्टा। तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड है, देखिए ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट मतलब हुआ सामान्य लाइट। ऑर्डिनरी लाइट मतलब क्या हुआ, सामान्य। देखिए लाइट का मतलब क्या होता है, हर डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, जिधर मन उधर जाएगा। देखिए लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट मतलब होता है सामान्य, जैसे बल्ब से लाइट निकला यही ऑर्डिनरी लाइट है। सन से लाइट निकलता है ऑर्डिनरी लाइट, मोबाइल का फ्लैश लाइट से लाइट निकलता है ऑर्डिनरी लाइट। तो लाइट कहीं भी देखो, लाइट क्या होता है, इधर से इधर जा सकता है, ऐसे जा रहा है, ये लाइट इधर है, डायरेक्शन मतलब ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर हर डायरेक्शन में जा सकता है कि नहीं।
ऑर्डिनरी लाइट मतलब इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लाइट को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, हर डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन इस ऑर्डिनरी लाइट को ये जो सामान्य लाइट है इसको एक प्रिज्म से पास करवाते हैं, प्रिज्म से। ये ऑर्डिनरी लाइट हुआ मतलब सामान्य लाइट, जैसे बल्ब से लाइट निकला, मोबाइल से लाइट निकला, सन से लाइट निकला, तो देखते हैं हम लोग इसको एक नाइकोल प्रिज्म से पास करवाया जाता है। क्या जैसे पास करवाया जाता है? नाइकोल प्रिज्म, एक तरह का प्रिज्म है जिसको आगे बढ़ाया जाएगा, इस टाइप का ट्रायंगल के जैसा देखने में होता है, त्रिभुज के जैसा। तो ये नाइकोल प्रिज्म से जब इस सामान्य लाइट को पास करवाया जाता है तो ये नाइकोल प्रिज्म क्या करते हैं, देखो नाइकोल प्रिज्म क्या करता है, ऑर्डिनरी लाइट को एक ही डायरेक्शन में मोड़ देता है। देखो ये ऑर्डिनरी लाइट क्या है, इस डायरेक्शन जा रहा है, इस डायरेक्शन जा रहा है, इस डायरेक्शन जा रहा है। लेकिन एक लाइट और होता है जिसको हम बोलते हैं पीपीएल। क्या बोलते हैं? पीपीएल का मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा, देखो पूरा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये नहीं इधर भी जा रहा है, इधर भी कैसे जा रहा है, क्या एक ही तरफ फोकस किया हुआ है। तो इसी को लाइट को क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड। क्योंकि सामान्य लाइट क्या होता है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, इधर भी जा सकता है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब पीपीएल होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोकस होता है, समझा? तो ऑर्डिनरी लाइट होता है, सामान्य लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दोनों में यही अंतर होता है। समझ में आया जी? इसमें और इसमें क्या अंतर होता है, समझ में आया? अब आगे देखो अब ये जो पीपीएल है, पीपीएल मतलब जो लिखा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इस पीपीएल को किससे पास करवा रहे हैं? एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से। किससे पास करवा रहे हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पोलराइज्ड लाइट को हम पास किससे करवा रहे हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से। एक्वस सॉल्यूशन इसमें लिया गया, पानी वाला सॉल्यूशन। और ये जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसको कहा जाता है पोलरीमीटर ट्यूब। क्या कहा जाता है? ये एक्सपेरिमेंट है तो क्या कहा जाता है? पोलरीमीटर ट्यूब है। पोलरीमीटर ट्यूब का क्या है? लंबाई है। इसको हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करें? स्मॉल एल से। तो जब ये किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास करवाते हैं ना, तो क्या होता है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है रोटेट करना शुरू होता है। क्या करता है? रोटेट कर देता है मॉलिक्यूल को। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो डिफरेंट रोटेशन इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो व्हेन पीपीएल इज पास टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जब पीपीएल को पास करवाते हैं किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से, तो वहाँ पे जो इसका ऑप्टिकली कंपाउंड जो है अलग अलग तरीके से रोटेट करता है, अलग तरह का रोटेशन शो करता है। देखो इससे घुमा, देखो ये कंपाउंड क्या होता है, इससे घूम रहा है, इसे करके, देखो इसे करके घूम रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज देखो इससे करके घूम रहा है, इसे करके घूमना है ना, इसे करके घूमना है, एंगल भी बना रहा है, रोटेशन का थीटा एंगल। आइए देखो ये वाला कंपाउंड कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। इससे घूम रहा है, इससे घड़ी के सुई से, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। ये एंगल थीटा रोटेशन दो तरीके से रोटेट कर सकते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अब आगे देखो इसी के बारे में 2 पॉइंट नीचे लिखा है, देखो इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, मान लो अगर रोटेशन कैसा हो? क्लॉकवाइज, देन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। याद रखना जब कभी भी रोटेशन जो होता है क्लॉकवाइज हो, घड़ी के सुइया जैसा हो, तो उस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है? दो तरह के कंपाउंड, एक होगा ऑप्टिकली एक्टिव, एक होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव और एक क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कल ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे जब रोटेशन कैसा होगा? क्लॉकवाइज। जब रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। देखो यहाँ रोटेशन क्लॉकवाइज किस तरह का कंपाउंड है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, समझ में आ रहा है? और इस तरह के कंपाउंड को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है डेक्स्ट्रोरोटेटिव। क्या कहा जाता है? डेक्स्ट्रोरोटेटिव। इसी को कहते हैं स्मॉल डी फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्मॉल डी फॉर्म। समझ में आ रहा है ना? या इसी को कहते हैं प्लस फॉर्म। क्या बोलते हैं? प्लस फॉर्म। फिर से बताया, अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी कंपाउंड को क्लॉकवाइज में रोटेट कर देता है, किसमें? क्लॉकवाइज में, तो वो कंपाउंड कैसा कहलाता है? ऑप्टिकली एक्टिव। यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्लॉकवाइज में रोटेशन शो करता है। या उसी को और क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटिव। उसी को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, उसी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। या उसी को बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटिव, या उसी को बोलते हैं स्मॉल डी फॉर्म, या उसी को बोलते हैं प्लस फॉर्म। फिर से बताया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, उसी को बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटिव। देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो उसी को बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, या उसी को बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटिव, उसी को बोलेंगे स्मॉल डी फॉर्म, या उसी को बोलेंगे प्लस फॉर्म। समझ में आ रहा है? हाँ, इसका जस्ट उल्टा देखो, इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर मान लो क्लॉकवाइज में रोटेट किया, ऐसे रोटेट कर, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी कंपाउंड को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, वो कंपाउंड कैसा होगा? कैसा होगा? ये भी ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। ये भी कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन इसका नाम होगा लिबोरोटेटिव। क्या नाम होगा? लिबोरोटेटिव। क्या नाम होगा? लिबोरोटेटिव। ऐसे को बोलते हैं स्मॉल एल फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्मॉल एल फॉर्म। जानता नहीं है स्मॉल एल। ऐसे को बोलते हैं माइनस फॉर्म। क्या बोलते हैं? माइनस फॉर्म। समझ रहा है? अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसका नाम होगा लिबोरोटेटिव। क्या नाम होगा? स्मॉल एल फॉर्म, या उसी को बोलते हैं माइनस फॉर्म। समझ आ रहा है ना? चलिए
स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन अभी बता रहे थे, रोटेट करेगा दो तरीके से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ एंगल से रोटेट करता है ना, कोई चीज घूमता है तो कुछ कोण भी बनाता है जी, जैसे वो सीधा कोई कोण नहीं बनाया ऐसे घूमेगा तो उसको एंगल भी बनाएगा। तो देखो यहाँ पे जो एंगल होगा थीटा, जो एंगल बनाया वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एल के। एल होता क्या है? लेंथ ऑफ पोलरीमीटर, पोलरीमीटर ट्यूब के लंबाई के ये एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब पोलरीमीटर ट्यूब के लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, लेंथ को घटाएंगे तो एंगल घटेगा। और थीटा और क्या चीज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? सी पे। सी क्या होता है? कंसंट्रेशन। यानी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एंगल बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटाएंगे तो एंगल घटेगा। थीटा यानी अगर देखा जाए दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर दोनों प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एलसी के होगा। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा इस टाइप का, इस कांस्टेंट का नाम है डेल्टा। क्या नाम है? डेल्टा। तो थीटा इक्वल टू डेल्टा एलसी। क्या नाम होगा? थीटा इस तरीके से दिखाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एलसी। यहाँ पे क्या है? लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब का लंबाई, सी क्या है? कंसंट्रेशन। थीटा क्या है? एंगल, जिस एंगल से रोटेट किया गया है। यहाँ पे लिखा गया पोलरीमीटर ट्यूब का लंबाई, सी क्या है? कंसंट्रेशन। तुमसे परीक्षा में अगर सवाल पूछता है इसका तो कैसे पूछेगा? वेट थीटा इक्वल टू क्या है? देखो यहाँ पे थीटा इक्वल टू है डेल्टा एलसी। तुमसे पूछेगा डेल्टा निकालो, क्या निकालो? और डेल्टा इक्वल टू क्या है? देखो थीटा इक्वल टू है डेल्टा एलसी। अगर डेल्टा अगर निकालेंगे तो डेल्टा को ये रहने तो नीचे नहीं चला जाएगा, तो थीटा बाय एलसी हो जाएगा कि नहीं? देखो एक थीटा बाय एलसी होगा तो डेल्टा बराबर क्या होगा? थीटा बाय एलसी। डेल्टा बराबर क्या होगा? एक फॉर्मूला बन गया ना, डेल्टा इक्वल टू थीटा बाय। परीक्षा में इसमें से कोई भी तीन चीज का मान दे देगा, एक चौथा पूछ लेगा। देखो इस सेशन में, अगले सेशन में जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, काफी क्वेश्चन करवाएंगे, याद रखो। हमारा क्वेश्चन इस बार देखे थे 11वीं क्लास का, और टाइम टू टाइम सिलेबस कंप्लीट होगा। तुम्हारे 12वीं में जो परीक्षा के लिए बुलाएगा ना कॉलेज में, उससे पहले तुम्हारा चैप्टर खत्म, समझ में आ रहा? तब तुम जाना परीक्षा देने का गर्दा होना चाहिए एक बार, एक ही महीना समझना। ऐसा करके तुमको इस बार तैयारी करवाया जाएगा। हर रविवार को 11वीं भी करवाएंगे और 100 दिन तुमको 12वीं क्लास चलेगा। तो वो पूरी तरह से मजबूत कर देंगे सारे चैप्टर, सारे पूरा एकदम। एक चैप्टर का 200, 300, 400, 500, 1,000 क्वेश्चन बनवाएंगे, अलग अलग तरह का। हल्का क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, सब तरह का क्वेश्चन। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा साइंस मैथ मजबूत होगा। साइंस मैथ क्या होता है? प्रैक्टिस का चीज़, बिना क्वेश्चन बनाए कुछ नहीं होगा। जब तक तुम साइंस मैथ में क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन बनाना आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे इतना पढ़ा दिया जाएगा, क्वेश्चन बनाया जो नहीं बनेगा यहाँ डाउट क्लियर किया जाएगा। आगे देखो, कहने का मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला है डेल्टा इक्वल टू थीटा बाय एलसी। तुमसे पूछेगा परीक्षा में थीटा का मान दे देगा, एंगल का मान दे देगा। थीटा की जगह कुछ दे देगा, कितना एंगल बनाया? थीटा 30 डिग्री बनाया। क्या बनाया? 30 डिग्री। थीटा मान यहाँ दे देना। पोलरीमीटर ट्यूब का लंबाई है 25 मीटर, कितना दे दिया? तो 25 मीटर में एल का मान यहाँ दे देगा। कंसंट्रेशन दे देगा कुछ, यहाँ देगा, ये निकल जाएगा कि नहीं? 4 गो चीज है, 1 2 3 4, 4 गो में कोई भी 3 गो चीज दे देगा। तुमसे पूछेगा ये 3 गो दिया तो ये निकाल सकते हो, ये 3 गो दिया तो ये निकाल सकते हो, ये दिया तो ये निकाल सकते हो। इसको इधर उधर दाएं बाएं भेजना है बस। फॉर्मूला में 4 गो चीज कंटेंट चीज है, उसमें कोई भी 3 चीज दिया रहेगा, मान दे देगा, एक चौथा से निकाल देगा। समझा? चारों चीज क्या है? जैसे डेल्टा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी साइन। थीटा क्या है? एंगल जिसे रोटेट किया गया। लेंथ एल क्या है? लंबाई। पोलरीमीटर ट्यूब का सी क्या है? कंसंट्रेशन। देखो यहाँ पे डेल्टा का नाम भी है, इस डेल्टा का नाम क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है, ये स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, इस डेल्टा को क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है? आगे देखो, इफ लेंथ इज 1 डेसीमीटर, अरे वो कह रहा है कि अगर लंबाई का मान, ये जो लेंथ है ना, लेंथ का मान ले लिए 1 डेसीमीटर। कितना ले लिए? 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। कंसंट्रेशन कितना ले लिए? एक देखो लेंथ का ले लिए 1 डेसीमीटर और कंसंट्रेशन ले लिया 1 ग्राम। 1 ग्राम। देखो ये भी 1, ये भी 1, तो 1 होते नीचे से खत्म हो जाएगा ना, तब ये डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के। किसके बराबर हो जाएगा? तो ये भी 1 है, ये भी 1, तो दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं? देखो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू डेल्टा। अगर लेंथ कितना ले लिया? 8 डेसीमीटर, कंसंट्रेशन कितना ले लिया? 1 ग्राम पर एमएल, तो डेल्टा इस केस में किसके बराबर होगा? थीटा के। डेल्टा किसके बराबर होगा? थीटा का। और देखो इसमें आगे का टॉपिक है आपको कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए अब हम आगे जो आपको नया लेक्चर में जब आएंगे 32 नंबर, आगे जब नया लेक्चर में आएंगे तो आपको डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब किसी भी कंपाउंड को अगर ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, उस कंडीशन को हम आपको डिस्कस करेंगे। किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के लिए सुनो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के लिए क्या क्या कंडीशन का होना जरूरी है। समझ रहे क्या बोले? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना जरूरी। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को होने के लिए समझ में आ रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना जरूरी है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना जरूरी है, उसको हम आपको जो है डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अब आगे देखिए, आपको इसी तरह का वीडियो लेक्चर चाहिए
हम जिस तरह का आपको वीडियो चैनल में प्रोवाइड करते हैं, हमारा एक यूट्यूब चैनल है JP महतो। तो आप हमारे जो भी वीडियो नया वीडियो आपको आता है, आपको चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। हर वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लोगों के बीच शेयर कीजिए, है ना। और फिर से चाहते हैं कि आप इस तरह का वीडियो आपके बीच फिर आए, कोई भी नया नोटिफिकेशन आए, इस चैनल से रिलेटेड नया अपडेट आए तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना। हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल JP महतो, यूट्यूब पे सर्च कीजिए JP MSD महतो चैनल, सबसे पहले आपको खुलेगा। उस चैनल को डायरेक्ट क्लिक करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको फिर से मिलेंगे नया नेक्स्ट लेक्चर में, और हम आपको डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए क्या क्या कंडीशन होना जरूरी है।